हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश सर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सामान्य विज्ञान का सीरीज चल रहा है और सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस घटना चक्र का 25 महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एसएससी रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, बैंक, पुलिस, बिहार आईटीआई, पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रूर देखें। इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे ये 7वां वीडियो है, आपका 7 पार्ट चल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगता है। तो आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए और कोई भी साइंस के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चलते हैं, तो वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन यहाँ पे 26 के साथ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो अयस्क होता है कि वैसे पदार्थ जिनमें से धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क कहलाता है। तो यहाँ पे बॉक्साइट जो है अयस्क वो है एल्युमिनियम का, जिनसे है ना एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण होता है, यानी कि एल्युमिनियम को निकाला जाता है। और यहाँ पे बॉक्साइट की बात आया तो बॉक्साइट क्या है? हमारा एक अयस्क है, ठीक है। किसका? तो ये एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 13 होता है और ये एक धातु तत्व है। क्या है? धातु तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 8, 3। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें हो गया, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है ना। क्वेश्चन है कि बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ये बताना है आपको। तो किस पे निर्भर करता है? 26 है ना, यस 27 का क्वेश्चन है। तो ये आपके बल के परिणाम पर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑन फोर्स, है ना। किसी भी बल के परिणाम पर क्या निर्भर करता है? बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वाट, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है भाई? ये वो है बल का मात्रक। बल का मात्रक है आपका। और यहाँ पे जूल जो है वो कार्य, ऊर्जा, है ना, और ऊष्मा, तीनों का मात्रक होता है जूल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो किसी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है वो बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी के उसकी दोनों ऊंचाई पर, यानी कि उसके द्रव्यमान तथा पृथ्वी के ऊंचाई पर। यानी इसका कैसे मतलब हो गया? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रही है? गतिज ऊर्जा, यानी अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात कर रही है। तो यहाँ पे जिसका फॉर्मूला जो होता है आपका, तो वो होता है mgh। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास पर, यानी कि द्रव्यमान पर, और h यानी कि हाइट यानी ऊंचाई पर, दोनों पर निर्भर करता है। तो ये आप समझ गए, ये फार्मूला होता है आपका P, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज अस्थितिज ऊर्जा बराबर आपका फार्मूला हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? किसी अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, मतलब किसी अयस्क में लौह धातु का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है, ये बताना है आपको। लौह धातु, यानी कि यहाँ पे जो हेमेटाइट है ये सबसे अधिक पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी से धातु का, लोहा धातु का निष्कर्षण होता है और सबसे अधिक मात्रा में ये आपका हेमेटाइट में पाया जाता है लोहा, है ना। तो हेमेटाइट की बात आया तो इसका सारा फार्मूला भी बता देते हैं आपको। आपका फार्मूला होता है Fe2O3। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप मैग्नेटाइट का, इसका फार्मूला होता है आपका Fe3O4। तो ये आप
दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 31 नंबर्स, हिया कुटेक क्या है? तो इसमें जो है ये है 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। हिया कुटेक क्या है? तो हिया कुटेक जो है आपका क्या है, 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्न ऊंचाई है, मतलब कोई पहाड़ को कब कहेंगे, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम, यानी कि औसत यानी एवरेज न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम कितना ऊंचाई होना चाहिए, ये आपको बताना है। ये आपको 900 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 900 मीटर अगर होता है तो आप बिल्कुल ही इसे पहाड़ कह सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितनी होती है? तो चलते हैं हम आपको इसको समझाते हैं। ये होता है आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस, है ना, या आप 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, यानी आपको दोनों कोई ऑप्शन मिल जाएगा तो आप सही कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस पर मानव शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बताइए कौन सा है भाई? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वो है बृहस्पति, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर सबसे बड़ा ग्रह कहा जा रहा है तो ये हो गया आपका बृहस्पति। अच्छा, अगर आपको पूछा कि बताइए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपका हो जाएगा शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह ये हो गया प्रथम सबसे बड़ा ग्रह, है ना, और दूसरा आपका शनि हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, बहुत शानदार प्रश्न है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो क्या है? मतलब हवा में आपका जो गैस यानी कि वायु में सबसे जो गैस रहती है वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है? तो सबसे अधिक जो होता है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कितना होता है भाई? तो ये होता है आपका 78%। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये हो जाता है आपका कितना 21%। 21%। उसके बाद आपके पास कितना हो जाता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी तीनों में से आपका एक प्रश्न फिक्स रहता है, तो आप तीनों याद कर लीजिए। नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना 21%, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान से समझते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णवता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि यानी कि 36 में जो प्रश्न है वो कहा जा रहा है कि जो स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष में वर्णवता जो पीड़ित हो सकते हैं वो क्यों होते हैं, आपको ये रीजन्स बताने हैं। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न होते हैं वो होता है उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है ना। ये प्रधानता क्या होती है, ये आँखों का एक रोग है ना, ये एक खतरनाक डिसीज़ है क्योंकि अक्सर आपको पुरुषों में अधिकतर दिखाया जाता है और महिलाओं में कम दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इस वजह से। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? कभी कभी आपने देखा होगा कि ठंडे के समय में अगर दो लकड़ी रख दिया जाए, यानी कि लोहा का लोहा रख दिया जाए, लोहा का टुकड़ा, और एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए, तो जब सुबह होती है ठंडे के समय में, तो जब छूते हैं दोनों को, है ना, तो लोहा का जो टुकड़ा होता है गुटका, वो अधिक ठंडा लगता है। किसके तुलना में? वो लकड़ी की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, आपको ये रीजन्स बताने हैं। ये रीजन्स आपका बहुत महत्वपूर्ण रीजन्स होंगे, तो इसको ध्यान से आप समझिए। तो यहाँ पे जो इसका जो मेन रीजन होते हैं वो होते हैं, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है ना। यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोहा में ऊष्मा अधिक तेज़ी से ट्रैवल करता है, इस वजह से ऊष्मा जो ठंडा ऊष्मा जो होता है वो आपका लोहा में अधिक हो जाता है, जिस कारण से लोहा ज़्यादा ठंडा दिखता है और लकड़ी की कम होता है ठंडा। समझ गए? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक जिसमें क्या होती है? आइसोटोप का मतलब जो आपका समस्थानिक हो, है ना। समस्थानिक का अर्थ क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि समस्थानिक वो होते हैं जो एक ही परमाणु के ऐसे तत्व जो कि जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु संख्या समान हो, है ना। परमाणु संख्या समान कहने का मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान होना चाहिए, है ना, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो प्रोटॉनों की संख्या वही हो और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पे जो 38 है, यानी कि बी ऑप्शन यही हो जाएगा। आपको अगला ऑप्शन के जाने की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि जो आपके परमाणु जो आपका परमाणु संख्या होती है वही तो प्रोटॉन संख्या होती है ना। तो प्रोटॉन संख्या दोनों में वही होता है, लेकिन परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या आपका अलग अलग होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत मस्त प्रश्न है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। जो मच्छर भगाने वाली दवाएं होती है वो सबसे जो सक्रिय दवाएं होती है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका एलेथिन। क्या होता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलेथिन जो होता है वो मच्छर भगाने की जो दवाएं में सबसे एक्टिव होता है, एक्टिव, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बहुत मस्त अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। भारी जल वह जल होता है, यानी कि भारी जल कैसा जल होता है ये बताना है। तो ये जल जो होता है आपका जिसमें हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। मतलब हाइड्रोजन का जो स्थान है जो उसका स्थान कौन ले लेता है? आइसोटोप ले लेता है। इसका मतलब क्या? आइसोटोप का मतलब समस्थानिक ले लेता है, वो आपका भारी जल होता है। यानी कि भारी जल का कहने का मतलब क्या? D2O। मतलब भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है ना, ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये D2O क्या है? ये भारी जल का सूत्र है, ठीक है ना। और भारी जल का जो अनुभार होता है वो होता है आपका 20, ठीक है। इसलिए 20 क्योंकि जो सामान्य जल होता है उसका 18 होता है और भारी जल का 20 होता है, क्योंकि ये भारी जल है, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी बेसी है ना, यानी ज़्यादा है। और D2O कहने का मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो क्या है? एक भारी जल है। इसका सूत्र भी है, इसका आपका दोनों चीज़। आई होप आपको इतना जानकारी इस क्वेश्चन से मिला होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के जो नाभिक में क्या क्या होते हैं ये आपको समझना है। तो उसमें जो होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? तो वो आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, है ना। और इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, यानी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक जो होते हैं उनमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं। और परमाणु का जो खोज किया था, है ना, वो किया था आपका
वो परमाणु का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने जॉन डाल्टन ने दिए थे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष जो होती है आयु किसी भी मनुष्य का, तो उस समय मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो वो उस समय जो होती है 20 वर्ष में वो होता है आपका 200, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष में आपका जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है आपका 200। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको मैं बहुत ध्यान से समझाने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पिंड 5 न्यूटन बल की क्रिया के अंतर्गत एक सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तय चलता है, ठीक है। यदि उसमें किया गया कार्य जो है 25 जूल हो तो बल की दिशा और पिंड की गति की दिशा का बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पे जो 5 न्यूटन बल की क्रिया के अंतर्गत बताना है, तो आपको ये डब्ल्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। आपको कॉस थीटा का मान बताना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू जो है आपको दिया हुआ है यानी कि 5 दिया हुआ है, और एस डी जो दिया हुआ है आपका यानी कि एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना दूरी तक वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो वो 10 मीटर दिया हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा सॉरी यहाँ पे जो डब्ल्यू जो मान दिया हुआ है यहाँ 25 जूल दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 25 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एस जो दिया हुआ है एफ दिया हुआ कितना 5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एस कितना है 10 दिया हुआ है, और कॉस थीटा का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से आपका कट जाएगा 5 बार यानी 25, ठीक है। और ये 5 से आपका कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे 2 है लेकिन इधर है 1, तो ये बराबर यानी कि कॉस थीटा का मान अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो कॉस थीटा का मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है कॉस थीटा बराबर 1/2। और 1/2 कब होता है कॉस थीटा में, जब वो 60 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 100 वाट बिजली के बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको समझते हैं प्यार से। क्वेश्चन है 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा, यानी यूनिट में आपको पूछा जा रहा है कितना यूनिट, यानी इकाई है, जो इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, है ना, यानी कितना आपका यूनिट बिजली खर्च होगा। तो फार्मूला डायरेक्ट निकालते हैं, है ना, कि कितना यूनिट निकलेगा, वाट गुना घंटा। ये फार्मूला जो होता है आपका होता है वाट गुना घंटा बटे 1000, ये फार्मूला है, इसमें आपको लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वाट कितना हो जाएगा, यानी कि जो आपका पावर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 100। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठा देता हूँ इसको, 100 गुना कितना 10, ठीक है, अब बटे का 1000, ठीक है। तो यहाँ से आप कर दीजिएगा, 3 शून्य है, ऊपर में भी तीन शून्य है ना, तो 3 0 से 0 कट गया, अगर कितना बचा 1, है ना। 1 कहने का मतलब 1 यूनिट, यानी कि इसको अगर 100 वाट बिजली का बल्ब को अगर 10 घंटे तक जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 यूनिट। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न है। यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए तुम 2 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई किसी ऐनक का यानी कोई ऐसा चश्मा है, यानी कि लेंस, उसका लेंस का पावर कितना है 2 डायोप्टर दिया हुआ है, +2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो फार्मूला आपका क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, है ना, यानी कि लेंस की पावर का जो फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। तो आपको क्या करना है, बस F बराबर पूछा गया है तो F बराबर आपको लगाना है, F बराबर क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा, है ना। अब P का मान कितना देगा 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए, है ना। और इसको ये मीटर में है, ये नहीं सेंटीमीटर में बदलने के क्या करेंगे आप 100 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 100 से 2 बार कटेगा 50 बारी में, यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है 50 सेंटीमीटर, है ना,
50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बहुत मस्त प्रश्न है, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये बताना है। कंप्यूटर क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। ये है आपका फास्ट, FAST, फास्ट, ये आपका कंप्यूटर का एक भाषा नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, सॉरी 47वें प्रश्न को। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक केवल एक ही तत्व से बना हुआ है, ये बताना है। कौन सा एक ही तत्व से बना है ना, तो वो है आपका हीरा, है ना। ये हीरा क्या है आपका, हीरा जो है आपका कार्बन का अपर रूप है, इसलिए, और हीरा जो है आपका कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना, इसलिए ये ऑप्शन सी जो है वो सिर्फ कार्बन का ही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये एक ही तत्व का बना हुआ। और यहाँ पर बालू, कांच, पानी सब में क्या है, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं, बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो आपका मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, 49वां प्रश्न। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है ना। मतलब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यानी कि नासा का पूछा जा रहा है, NASA, है ना। ये नासा क्या है भाई, तो ये नासा, जिस तरह से भारत में इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी स्पेस, यानी कि कोई भी अंतरिक्ष में जाने के लिए जो संस्था बनाई जाती है, उसे भारत का जो है वो इसरो कहा जाता है, और जो अमेरिका का जो है वो है नासा, है ना। और उसी का जो नासा यानी कि नेशनल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। ये कहाँ पे है, यहाँ पे इसका जो कहाँ पे है ये बताना है आपको। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये अमेरिका का है, तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी USA, है ना। चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न बताते हैं क्या है, पाथ फाउंडर उतरा था, यानी कि पाथ फाउंडर जो था वो उतरा था, वो किस ग्रह पे उतरा था ये बताना है। तो वो जो है उतरा था मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाथ फाउंडर उतरा था कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।